हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे सभी को। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। जैसा कि आपको पता है आपका कमिंग एग्ज़ाम जून में यूजीसी नेट का होने वाला है, जिसमें आपको क्या है ये पेपर 1 एंड पेपर 2 आते हैं। तो मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए कंप्लीट आपको गाइडेंस दूंगी और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स के लिए। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ स्टूडेंट, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम इसका मॉक टेस्ट लेकर आइए, तो किसी ने कहा कि मैम पेपर 1 कराइए। तो हालांकि पेपर 1 का मैंने स्ट्रैटेजी तो बता दिया है, लेकिन मैं धीरे धीरे कर कर आपको वो भी वीडियो लेकर आऊँगी, उनके कंटेंट्स के रिगार्डिंग में लेकर आऊँगी। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप लोग बस उस गूगल फॉर्म को फिल करके हमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा कि आपको क्या ज़्यादा नीड है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट से आप लोग हैं, ताकि अगर आप पेपर 2 आपका कोई और भी सब्जेक्ट है तो हम वो भी स्टार्ट करें। और स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए तो आज से ही शुरू हो गया, अभी से ही, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारा ये लेक्चर। जैसा कि आपको पता है हमारा फर्स्ट लेक्चर यूनिट ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, तो हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, ये मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये बात जानेंगे। और ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं ये इकोनॉमिक्स, ये वर्ड कहाँ से आया है। इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक ओइकस और एक नेमिन। ओइकस का मतलब होता है क्या, हाउस होल्ड, और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा ओइकस नॉमस, और जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है बिकॉज ऑफ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी। किसके कारण अराइज होता है, स्कैरसिटी के कारण, ठीक है। ये यहाँ पे होगा स्कैरसिटी। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, तो आई होप आपको कोई भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा ज़रा सा भी। और ये इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज, क्योंकि आपको पता है हमारी चाहे कंट्री, चाहे किसी भी कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो सीमित होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अगर सीमित नहीं होते तो उनका प्राइसिंग ही नहीं होता। अगर वाटर एबंडेंट होता, मतलब प्योर वाटर की बात कर रहे हैं हम, केवल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्योर वाटर अगर एबंडेंट अगर होता, बहुत अधिक मात्रा में अनलिमिटेड होता, तो उसकी प्राइसिंग नहीं होती। तो वाटर बॉटल जो है आपको मिल रहा है जो 20 रुपये 10 रुपये, तो वो आपको नहीं मिल रहा होता, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता। लेकिन प्योर वाटर की कमी है, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी प्राइसिंग कर दी जाती है। इसी तरह कोई भी रिसोर्सेज क्या है, इनफैक्ट वाटर ही नहीं, कोई भी रिसोर्सेज स्कैर्स है, इसलिए उसके यूजेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसकी प्राइसिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली यही पढ़ा जाता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, बोथ इंडिविजुअल लेवल पे एज वेल एज कलेक्टिव। बट माइक्रो है तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल की ही बात करेंगे। और किसने डिस्टिंग्विश किया है माइक्रो और मैक्रो को, तो रैगनर फ्रिश है जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया है माइक्रो और मैक्रो को। अब चार डेफिनेशन है, चार लोगों के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी है, और आप एग्ज़ाम में जो पूछता है यही है। तो ये देखो कौन कौन से हैं ये राइटिंग के लिए। सॉरी, अभी थोड़ा मेरा इशू है पेन का, इसीलिए। तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, ये एडम स्मिथ आपको पता है कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनके वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक का नाम है, ये तो पता है आपको, वेल्थ ऑफ नेशन। फिर वेलफेयर डेफिनेशन आया था किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा। फिर स्कार्सिटी डेफिनेशन आया था रॉबिन्स के द्वारा। ग्रोथ डेफिनेशन आया था पॉलिस हैमिल्टन के द्वारा। अब क्या बोलते हैं एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ये कहते हैं ऐसी कोई भी वस्तुएं जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करती है उसे क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज। द गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, द गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज, ठीक है। अब एक पहले ही डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं।
और पहले तो शॉर्ट में सब समझ लेते हैं। मार्शल ने कहा कि नहीं, केवल धन का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि धन के अलावा, मार्शल ने कहा धन के अलावा जो मानव कल्याण यानी ह्यूमन वेलफेयर का जो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स है। अब रॉबिन्स ने बोला कि नहीं, इकोनॉमिक्स वो भी नहीं है, इकोनॉमिक्स दोनों का कम्बिनेशन है, ह्यूमन वेलफेयर एज वेल एज रिसोर्सेज, दोनों का। इन्होंने बोला नहीं, रिसोर्सेज स्कैर्स होती है, और जो अभी हम लोगों ने जस्ट इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ा है इसके पहले वाले ये वाले स्लाइड में, कि ये इकोनॉमिक्स क्या करता है, रिसोर्सेज स्कैर्स होती है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है, तो इन दोनों के बीच में क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। तो बात किया गया है रॉबिन्स के द्वारा, इन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन दिया है, दुर्लभता सिद्धांत। क्या नाम है इसका, दुर्लभता सिद्धांत, ठीक है, कमी की परिभाषा या दुर्लभता। और ग्रोथ डेफिनेशन दिया गया है पॉलिस एमिल्सन के द्वारा। अब चलिए देखते हैं वेल्थ डेफिनेशन, जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम बताएंगे। एडम स्मिथ ने दिया था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इन दिस डेफिनेशन वेल्थ इज गिवन फर्स्ट प्लेस। इस डेफिनेशन में वेल्थ को फर्स्ट प्लेस दिया गया है, मैंने बताया ना, ये एडम स्मिथ वेल्थ पर ज़्यादा जोर देते थे, और मैन को सेकंड प्लेस पे दिया गया है। अब वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल के द्वारा दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक 1890 में। और ये क्या बोलता है, मानव जाति का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इस क्या होता है, ये होता है आपका मार्शल के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है। और उन्होंने क्या फर्स्ट प्लेस पे मानव को रखा है और दूसरे प्लेस पे वेल्थ को रखा है। और इन्होंने ये बोला है कि मैन की आइसोलेशन में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, सोशल ग्रुप, उसको एक समाज का हिस्सा मानकर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब स्कैर्सिटी डेफिनेशन बताया आपको, किसने दिया, रॉबिन्स ने दिया है अपने बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में। इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब चौथा डेफिनेशन ग्रोथ डेफिनेशन है, ग्रोथ, जो कि सैमुअल्सन ने दिया है अब 1970 में। इनके बुक का नाम था इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1948। इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ, अब इकोनॉमिक्स क्या है इनके अकॉर्डिंग, कि लोग और समाज किस प्रकार धन के साथ या धन के बिना, ठीक है, दुर्लभ उत्पादक संसाधनों का उपयोग करके चुनाव करते हैं। मतलब चाहे एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो कलेक्टिव पीपल है, ठीक है, समाज का हिस्सा, वो संसाधनों का कैसे उपयोग करते हैं, जिनका विभिन्न वस्तु और उन्हें समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच अभी या भविष्य में उपभोग के लिए वितरित किया जा सकता है। अर्थशास्त्र संसाधनों का उपयोग के पैटर्न में सुधार की लागत और लाभों का विश्लेषण करता है। बस यही याद करें ना, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कोई व्यक्ति या कोई समाज के जो लोग हैं वो धन के साथ या धन के बिना दुर्लभ जो भी रिसोर्सेज है उसका उपयोग करके कैसे चुनाव करते हैं, ठीक है, और उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, और उन्हें समाज के व्यक्तियों और समूहों के बीच कैसे वितरित करते हैं, ठीक है। तो ये है। अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, भाई आपको पता है इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, नहीं ये कंप्लीट साइंस है और नहीं ये कंप्लीट आर्ट्स है, बल्कि ये क्या है, ये सोशल साइंस, मतलब ये दोनों के बीच का है, दोनों के बीच का है, साइंस और सोशल के बीच का, समाज का। तो साइंस कैसे है, साइंस क्या होता है, जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या करता है, ये स्टेप को फॉलो करता है। तो इकोनॉमिक्स भी वही होता है। लॉ ऑफ डिमांड कैसे बना होगा, पहले क्या किया गया होगा, पहले किसी ने ऑब्ज़र्व किया होगा, जैसे न्यूटन के लॉ है वैसे ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, उसको वेरीफाई किया गया होगा, डेटा कलेक्ट किया गया होगा, हाइपोथेसिस बनाया गया होगा, डेटा कलेक्ट किया गया होगा। तो ये प्रॉपर स्टेप के थ्रू हुआ है, इसलिए स्टेप को फॉलो करता है, इसलिए कैसा है ये। इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस। अब इकोनॉमिक्स क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसा है, पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। पॉजिटिव साइंस इन द सेंस कि ये जो है बस उसी का आंसर देता है, क्या होना चाहिए इसका नहीं। इट डज नॉट इंडिकेट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। जो है जैसे कि अगर इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट 3% है तो बस ये इसका आंसर दे देगा, कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसका आंसर नहीं देगा, बल्कि ये किसका आंसर देगा, कितना है, ठीक है। तो ये होगा।
तो ये होता है पॉजिटिव साइन, व्हाट इज़ का आंसर देता है, जबकि व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी का आंसर देता है नॉर्मेटिव साइंस। तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये इट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वाइल पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, ये कुछ अपने से नहीं अज्यूम करता कि ये होना चाहिए। जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ये वैल्यूज़ एंड एथिक्स पर बात करता है। इसलिए क्या बोलते हैं, साइंस और आर्ट्स के बीच होता है, आर्ट्स के बीच का होता है इकोनॉमिक्स आपका। इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे होता है मैम, आर्ट्स कैसे होता है, आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स एक रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ द गिवन एंड, ठीक है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। जैसे एक कला होता है कि किसी चीज़ को ड्राइंग कैसे सीखा जाता है, या खाना बनाने की एक कला होती है, उसमें क्या होता है, एक नियम होता है कि अगर आप रोटी को क्या करते हो, जिस तरह से चलाना है उस तरह से ही चला रहे हो तो ही आपका रोटी बनेगा। अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मैम उसको तो कट करके भी बना सकते हैं, जिस तरह से भी शेप करनी, नहीं, वो एक चीज़ नहीं है, तो उसको आप कला नहीं कहोगे, तो वो कहोगे बस आप बना लियो, उसकी कला आपको नहीं आती। तो उसी तरह एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली होती है। इसलिए अर्थशास्त्र भी एक कला है, क्योंकि अर्थशास्त्र की कई शाखाएं हमें आर्थिक समस्याओं के समाधान में व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह अपनी कार्यप्रणाली में एक विज्ञान है और अनुप्रयोग में एक कला है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है भाई, सबसे मेजर स्कोप है, छोटे लेवल पे पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और बड़े लेवल पे पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। प्रोडक्ट की प्राइसिंग लिखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फैक्टर की प्राइसिंग होती है माइक्रो में होता है, और मैक्रो में क्या होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ, मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस यही है हमारा। और माइक्रो आपको समझ आ गया ना, इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करता है, जबकि मैक्रो एग्रीगेट लेवल की स्टडी करता है। तो अब आपसे यही कहना है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आप लोग बताइए कैसा लगा। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ गूगल फॉर्म को भरकर हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि आपको क्या किस चीज़ की नीड है। ये बस ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चलाया जा रहा है, तो अगर आप ज़्यादा अच्छे से ये इन्फॉर्मेशन हमें देंगे तो हमारे लिए बहुत सुटेबल होगा। एंड थैंक यू सभी को।